आज हम बात करेंगे डिडक्शंस की अंडर सेक्शन 80C इन द इनकम टैक्स एक्ट। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को पहले पूरी देखिएगा ज़रूर। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इसमें मैंने डिडक्शन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर किया है। तो अगर आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे, इसके कंटेंट को बिना स्किप करे देखेंगे, तो आपको इस टॉपिक में कभी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती। तो प्लीज़ इसे एक बार देखिएगा ज़रूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सेक्शन 80C का, आखिर इसके अंदर होता क्या। सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज़ अ सेक्शन दैट इंक्लूड्स वेरियस एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। तो इसमें वो सारे एक्सपेंडिचर्स और इन्वेस्टमेंट्स आते हैं जो कि इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट है। Now, Section 80C allows a maximum deduction of rupees 1.5 lakhs per year from an investor total taxable income. So, under Section 80C कितना टोटल एग्जेम्प्ट हो सकता है? टोटल 1.5 लाख रुपए जो है वो एग्जेम्प्ट हो सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। मीन्स इस सेक्शन के अंदर जो कुछ भी आता है, ठीक है, जितने भी इन्वेस्टमेंट, जितने भी एक्सपेंडिचर आते हैं, उन सबको मिला के टोटल 1.5 लाख तक ही एग्जेम्प्ट हो सकता है आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम से। देन Section 80C of the Income Tax Act 90 along with Section 80CCC and 80CCD lists a number of financial activities which can reduce your taxable income. तो सिर्फ सेक्शन 80C नहीं बल्कि दो और सेक्शंस हैं जिसके अंदर भी कुछ डिडक्शंस आते हैं जो कि आपकी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। अब पहली बात तो डिडक्शन होते क्या है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाती है, ठीक है। कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम सपोज 1 लाख है, तो अगर उसमें कोई रिडक्शन हो गया 1.5 लाख का, तो आपकी टैक्सेबल इनकम बची 8.5 लाख रुपए, तो कुछ ना कुछ कम हुई। अब आपका पहले जो इनकम टैक्स 10 लाख पे लगता वो 8.5 लाख पे लगेगा। नाउ पॉपुलरली नोन एज 80C डिडक्शंस, दीज इन्वेस्टमेंट एंड स्पेंडिंग एक्शन हेल्प यू सेव टैक्स ऑन योर एनुअल इनकम। तो ये बेसिकली क्या हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं आपको कि टैक्स बचाने के लिए, कि अगर आपको पहले ज़्यादा टैक्स देना था तो इन डिडक्शंस, इन चीज़ों को माइनस करके, इन चीज़ों को हटा के आपका टैक्स कम हो सकता है। सो दीज डिडक्शंस आर वेरी हेल्पफुल इन टैक्स सेविंग एंड इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू इन्वेस्टेड 1 lakh in 80C eligible investment and spent 50,000 in the eligible deductions। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज आपने 1 लाख रुपए 80C में इन्वेस्ट करे, ठीक है, किसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिए एंड 50,000 रुपीज़ एलिजिबल जो डिडक्शन था उसमें डाल दिए अंडर सेक्शन 80C। सो आपकी क्या हुई, जो आपकी टैक्सेबल इनकम हुई वो 1.5 लाख तक कम हो गई। 1.5 लाख आपने इन्वेस्ट भी कर दिए हैं, ठीक है, और आपकी टैक्सेबल इनकम 1.5 लाख कम भी हो गई है। सो दैट इज इफ योर टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर प्रीवियस ईयर वॉज 10 लाख, सो नाउ यू विल ओनली नीड टू पे टैक्स ऑन 8.5 लाख, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। सो इफ़ यू फॉलो द ओल्ड टैक्स रिजाइम यू सेव्ड अबाउट 30,000 इन टैक्स फ्लो। सो कितना, 30,000 तक आप टैक्स फ्लो में बचा सकते हैं, वरना अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करते तो आपको 30,000 और देना पड़ता। तो यही होता है। नाउ व्हाट इज सेक्शन 80C? तो पहले तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया। अब सेक्शन 80C डिडक्शन ऑन सर्टेन इन्वेस्टमेंट अप टू रुपीज़ 1.5 लाख पर एनम फ्रॉम योर टोटल टैक्सेबल इनकम। सो ये जो सेक्शन है ये बहुत ही टैक्स पेयर में बहुत ही पॉपुलर है, एज इट अलाउज फॉर डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें क्या होता है कि जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है आपकी, उसमें से ये डिडक्शन अलाउ करते हैं। नाउ यू कैन इन्वेस्ट योर सेविंग इन द सेक्शन 80C एलिजिबल ऑप्शन और स्पेंड मनी ऑन एलिजिबल एक्सपेंसेस टू अवेल द डिडक्शन। आप क्या कर सकते हैं कि जो 80C के अंडर एलिजिबल ऑप्शंस मिलते हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाए। So the deduction under 80C will reduce your gross total income or taxable income. So thus you can save tax every year based on the investment and expenses in this section. So वही है कि आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। अब इसमें और 3 टैक्सेस भी आ जाते हैं, 80CCC, 80CCD1 एंड 80CCD1B, 80CCD
2। तो इसमें भी कुछ ऐसे डिडक्शंस आते हैं जिसको जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपकी कहीं ना कहीं टैक्सेबल इनकम कम होती है। तो चलिए हम इन डिडक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, मीन्स इन सेक्शंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है ATC, सेक्शन 80C में। अगर आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको टैक्सेबल इनकम में डिडक्शंस मिल जाए, मीन्स आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाए। इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड, पेमेंट्स मेड टूवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में, पेमेंट मेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल सम ऑफ अ होम लोन, SSY, NSC, SC, SS, इन सारी स्कीम्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा, आपको अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन मिलता है ना। 80CCC में पेमेंट मेड टूवर्ड्स पेंशन प्लान्स एज मच एज वेल एज म्यूचुअल फंड्स। तो अगर आप इसमें भी इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह में तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। Now section 80CCD. So payment made towards certain government backed scheme such as the National Pension System, Atal Pension Yojana, etc. ठीक है, तो अगर आप अंडर सेक्शन 80CCD1 में इन्वेस्ट करते हैं, अगर पेमेंट मेड टूवर्ड सेक्शन सर्टेन गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है कोई, जैसे कि नेशनल पेंशन सिस्टम, पेंशन योजना, तो इसमें भी डिडक्शंस होते हैं। देन 80CCD1B, ठीक है, 50,000 तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन NPS आर कंसिडर्ड फॉर एग्जेम्पशन, कि 50,000 तक का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। देन 80CCD में एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS अप टू 10% कंप्राइजिंग बेसिक सैलरी एंड ड्यूरेंस इज एग्जेम्प्टेड अंडर दिस कैटेगरी। इसमें जो क्या होता है 80CCD में जो भी एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वो टुवर्ड्स NPS नेशनल पेंशन सिस्टम में, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। अब कुछ एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कैसे कौन कौन एलिजिबल होता है फॉर द एग्जेम्पशन और फॉर द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। फर्स्ट थिंग, हिंदू एंड इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली are both eligible for section 80C deduction. This section also applies to both Indian resident and non-resident, चाहे वो पर्सन इंडियन रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, सबके ऊपर अप्लाई होता है। पर जो कंपनीज होती है, पार्टनरशिप्स होती है और अदर कॉर्पोरेट बॉडीज होती है, वो इस डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होती, कि अगर वो इसमें इन्वेस्ट करेंगी तो उनको डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। लेकिन किसको मिलेगा, सिर्फ इंडिविजुअल को और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज को। अब कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट है, कितना कितना रिडक्शन होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं अंडर सेक्शन 80C। फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है LIC, आप सबको ही पता होगा, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, या कोई इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो वो अमाउंट क्या हो जाएगा, आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मीन्स इनकम टैक्स से डिडक्ट हो जाता है। नाउ करंटली एन एनुअल प्रीमियम अप टू 10% ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसीज टोटल सम अश्योर्ड इज एग्जेम्प्टेड अंडर दिस स्कीम। आपका जो टोटल एनुअल प्रीमियम होगा, साल भर में आपने जितने पैसे दिए होंगे उसका 10% जो होगा वो एग्जेम्प्ट होता है। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात कर लेते हैं, PPF। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स PPF कैन बी फाइल्ड फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, कि कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन आप PPF में कर रहे हो, अगर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो PPF में, तो अंडर सेक्शन 80C वो भी डिडक्शन में आता है। Now, PPF come with a maximum deposit limit of rupees 1,50,000, allowing an investor to claim the entire deposited amount as an exemption under this income tax. अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपका जो डिपॉजिट लिमिट होनी चाहिए वो 1.5 लाख तक ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर उससे कम होती है तो आप इस पॉलिसी में नहीं आओगे, ठीक है, आपका अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा। बट अगर 1.5 लाख तक है या 1.5 लाख से ज़्यादा है तो आपका जितना भी अमाउंट PPF में है, वो सब कुछ जितना आपने इन्वेस्ट किया है PPF में, वो सब एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मीन्स टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट हो जाएगा। एनी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय टुवर्ड्स द फर्म इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर टैक्स, की एम्प्लॉय भी जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन करता है PPF में, वो भी क्या होता है, वो डिडक्शन एलिजिबल फॉर डिडक्शन होता है अंडर सेक्शन 80C। अब नाबार्ड रूरल बॉन्ड्स, जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो बॉन्ड्स निकालता है, ठीक है, तो अगर आप इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो क्या होएगा कि आपका जो पैसा है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। कितने तक होता है, 1.5 लाख तक सिर्फ। नाउ
Unit linked insurance plans. So unit linked insurance plans offer more returns in the long term when compared to conventional insurance policy. Now they have become especially popular in recent year thanks to tax benefit. अब इसमें भी कुछ टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C. क्या टैक्स बेनिफिट है कि इन्वेस्टर कैन अवेल ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन अप टू 1.5 लाख ऑन द इन्वेस्टेड अमाउंट अंडर सेक्शन 80C. यहाँ पे भी क्या लिमिट है? 1.5 लाख तक की, क्योंकि मैक्सिमम हमने देखा है कि लिमिट क्या है, 1.5 लाख तक की मिलता है इसमें डिडक्शन. तो इस स्कीम के अंदर भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1.5 लाख तक का ही डिडक्शन मिलेगा. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है फॉर रिस्क अवर्ड individual. So interest earned on NSC is compounded semi-annually and the maximum maturity period ranges from 5 to 10 years. तो अगर आप NSC में इन्वेस्ट करते हो तो उसकी क्या लिमिट होती है? उसकी 5 से 10 साल तक की NSC होती है. ठीक है. So investor do not have to follow any limitation on the total sum invested towards NSC. अब इसमें क्या कोई लिमिटेशन नहीं कि आपने NSC में कितने पैसे इन्वेस्ट करें, कुछ लिमिट नहीं होती. आपको बस कितना मैक्सिमम 1.5 लाख तक का जो है वो डिडक्शन मिलता है NSC में, आप कितना भी इन्वेस्ट करते हो. टैक्स सेविंग FD, टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑफर्ड बाय बोथ बैंक एंड पोस्ट ऑफिस और फॉलो करती. तो ये भी जो होता है टैक्स डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 80C कि अगर आपने कुछ पैसे FD में रखे हुए हैं बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, तो वो भी अंडर सेक्शन 80C आता है, वो भी आपके टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट हो जाता है. कितना तक होता है? 1.5 लाख तक. Now EPF, Employee Provident Fund. So return earned from Employee Provident Fund including interest is eligible for tax exemption under section 80C की जो भी इंटरेस्ट मिलता है Employee Provident Fund वो भी एलिजिबल है फॉर डिडक्शन और एग्जेम्पशन. So it is only eligible for employees who have continued his or her service for at least 5 years. यहाँ पे कंडीशन भी है कि उसी एम्प्लॉय की का एग्जेम्पशन होगा जिसकी जो टाइम कि कब तक काम किया होगा, उसने 5 साल तक काम किया होगा. अगर 5 साल से कम काम किया होगा तो उस एम्प्लॉय के इंटरेस्ट पे एग्जेम्पशन नहीं होगा. ठीक है. तो इफ इंडिविजुअल मेक वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द EPF अकाउंट सच एज अमाउंट इज एलिजिबल फॉर टैक्स एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 80C. बट काम करने की लिमिट कितनी होती है? 5 साल या उससे ज़्यादा. ना इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, अगर गवर्नमेंट ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड निकाला, कहीं पे कुछ काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ रोड बन रहा है, वहाँ पे अगर किसी ने बॉन्ड परचेज किया है सो उसकी भी रिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C. सो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड प्रोवाइडेड द इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू और हायर देन ₹20,000. अब किसी ने अब कितना बॉन्ड लेना है, परचेज करना, या तो वो बॉन्ड 20,000 का होना या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, तभी जो 80C के अंदर एग्जेम्पशन मिलेगा. और कब कितना तक मिलेगा? 1.5 लाख तक. ना इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स ELSS fall under section 80C's exemption category for up to its maximum limit 1.5 lakh. But the investment scheme come with a mandatory 3-year lock-in period. कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो ELSS में तो उसका जो मैंडेटरी पीरियड होना चाहिए, लॉक इन होना चाहिए. आपने उस स्कीम में इन्वेस्ट किया, उसका लॉक इन की वो इन्वेस्टमेंट 3 साल तक के लिए होनी चाहिए, तभी आपको 1.5 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा. तो सब आप देख सकते हैं कि सारी स्कीम है, कहीं कहीं पर कुछ ना कुछ कंडीशंस लगाई हुई है. Now, senior citizen saving scheme. Any investment made towards senior citizen saving scheme are eligible for tax exemption. पर कितना? वही 1.5 लाख. The individual above the age 60, people opting for voluntary retirement scheme are eligible to participate in SCSS after the age of 55 years. अब कौन इस स्कीम के लिए एलिजिबल है? फर्स्ट थिंग कि वो पर्सन 55 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए. आर एलिजिबल टू गेट बेनिफिट फ्रॉम SCSS विच हैज़ अ मिनिमम लॉक इन टेन्योर ऑफ 5 ईयर. अब इसमें भी क्या है कि उसी पर्सन जिस पर्सन ने इसमें इन्वेस्ट किया है, लेकिन क्या टेन्योर होना चाहिए? 5 साल तक का टेन्योर होना चाहिए कि वो पैसे अगर इन्वेस्ट किए गए हैं इस स्कीम में तो वो एटलीस्ट 5 साल तक के लिए इन्वेस्ट होने चाहिए, तभी बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 80C, अदरवाइज नहीं मिलेगा. नाउ प्रिंसिपल रीपेमेंट मेड टूवर्ड्स होम लोन. So only the repayment made towards the principal component of home loan EMIs are eligible. अब किसी ने होम लोन लिया हुआ है, ठीक है, किसी ने घर बनाने के लोन, उसके EMIs भी eligible for deduction है अंडर सेक्शन 80C. Now exemption can only be claimed if the construction of the property is completed. अब आपको exemption तभी मिलेगा जब आपकी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका होगा. Now transference of the property within 5 year of पोजीशन की विद इन 5 साल के अंदर वो प्रॉपर्टी आप जो
पर्सन है, एसएससी है, जो उसको इनकम टैक्स पे करना, उस पर्सन के नाम पे आ जाना चाहिए। सपोज अगर आपको इनकम टैक्स पे करना है तो वो प्रॉपर्टी 5 साल के अंदर आपके नाम पे होनी चाहिए, ठीक है, तभी एग्जेम्पशन मिलेगा। कि बनने के 5 साल के बाद अगर वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे आई है, फिर आप होम लोन में चाह रहे हो एग्जेम्पशन मिल जाए, तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। So any amount claimed as a tax deduction should be taxable in the transfer year if a handover is made after 5 years of the property possession. Failing to meet this clause will also render it excluded from Section 80C's guideline. कि अगर वो प्रॉपर्टी 5 साल के बाद आपके नाम पे होती है, ठीक है, तो आप इस सेक्शन के अंदर नहीं आते हो। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, तो जो भी स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगती हैं, ये भी बहुत बड़े 2 लार्जेस्ट एक्सपेंसेस होते हैं कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप ले रहे हो तब। सो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इस स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस को भी एग्जेम्प्ट कर दिया है अंडर सेक्शन 80C, ठीक है। अगर कोई घर लिया है आपने, उस घर को अपने नाम कराने के लिए रजिस्ट्री करानी पड़ती है, स्टैम्पिंग करानी पड़ती है, तो उसके भी अच्छे खासे चार्जेस लगते हैं। लाइक स्क्वायर फुट के हिसाब से कभी 40,000, 60,000, 80 ऐसे उसके भी चार्ज लगते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन एक्सपेंसेस को भी एग्जेम्प्ट कर दिया अंडर सेक्शन 80C। नाउ सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना इज अ सेविंग स्कीम स्पेशली डिजाइन टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर गर्ल्स एजुकेशन एंड मैरिज। सो बेसिकली ये लड़कियों की शादी और उनकी पढ़ाई के लिए ये स्कीम बनाएगी। सो अगर जो पेरेंट है या लीगल गार्जियन है गर्ल चाइल्ड के, ठीक है, नॉट ओल्डर देन 10 साल, वो लड़की 10 साल से बड़ी नहीं होना चाहिए, कैन ओपन दिस अकाउंट एंड पेरेंट्स ऑफ 2 और मोर ओनली इन दिस केस ऑफ ट्विन गर्ल्स कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन प्लान। तो इसमें भी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है अंडर दिस सुकन्या समृद्धि योजना, वो भी एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 80C। अब हम देख लेते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होता है इस डिडक्शन के अंदर, मीन्स अंडर सेक्शन 80C हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। So to calculate the total amount eligible for deduction under section 80C, you must add all your investment. पहले आपको क्या करना है कि आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, जितनी भी एक्सपेंसेस है एक फाइनेंशियल ईयर में, उसको ऐड कर लेनी है, ठीक है। देन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड सब्ट्रैक्ट देम फ्रॉम योर ग्रॉस टोटल इनकम। अब उसको आप ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से माइनस कर लेंगे। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप उसको उससे ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। So consider an individual taxpayer with gross taxable income. So suppose फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 में जो टैक्सेबल इनकम है वो 7,50,000 है। अब रिलेवेंट फाइनेंशियल एसेसी मेड एन इन्वेस्टमेंट 1,20,000 इन ELSS फंड। अब ELSS फंड में उसने कितना इन्वेस्ट कर दिया, 1,20,000। टैक्सेबल इनकम कितनी है, ग्रॉस टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम है 7,50,000, कितना उसने इन्वेस्ट किया, 1,20,000। Also they benefit from the standard education of ₹50,000 अंडर सेक्शन 16। तो अंडर सेक्शन 16 उसको बेनिफिट क्या मिला, 50,000 का वो भी मिला अंडर द सैलरी हेड, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब विदाउट सेक्शन 80C, जब हम सेक्शन 80C नहीं डाल रहे हैं तब क्या डिडक्शन होती है, ठीक है। सो पहले टैक्सेबल इनकम है 7,50,000, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन उसको अंडर द सैलरी हेड से एक डिडक्शन उसको एग्जेम्पशन मिल रहा था 50,000 का, तो उसकी टैक्सेबल इनकम हो गई 7 लाख रुपए। अब उन 7 लाख पे हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो टैक्स ऑन फर्स्ट 2,50,000 पे तो कोई टैक्स नहीं होता है। अब 2,50,000 से 5 लाख तक क्या होता है, 5%, जो कि हमारा बनता है 12,500। अब टैक्स ऑन 5 लाख टू 7 लाख कितना होता है, 20,000, जो कि हो जाएगा 40,000। सो अब टोटल टैक्स कितना लिएबिलिटी हो जाएगी, 12,500 प्लस 40,000 मीन्स 52,500। इतना टैक्स उस पर्सन को पे करना है, अंडरस्टूड। अब बात करते हैं विद सेक्शन 80C। अब हमने सेक्शन 80C का डिडक्शन डाल दिया तो कितना टैक्स पे करना, चलिए देख लेते हैं। अब टैक्सेबल इनकम है 7,50,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो उसको मिल रहा था अंडर सैलरीज हेड से, कि सैलरी में भी कोई डिडक्शन मिला हो सकता है उसको, वो 50,000 का। अब सेक्शन 80C में जो डिडक्शन उसको मिला ELSS फंड में इन्वेस्ट करने से, वो था 1,20,000 कम। अब उसकी टैक्सेबल इनकम बन गई है 5,80,000। अब टैक्सेबल इनकम कम हो गई, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। बेस्ड ऑन टैक्सेबल इनकम ऑफ 5,80,000, पहले तो 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं है, फिर 2,50,000 से 5 लाख पे पड़ता है 5%, कितना पड़ता है,
5%। अब 5% का हो गया 12,000, इसमें देख लेते हैं 12,500। अब 5 लाख से 5,80,000 तक कितना हो जाएगा 20%, मीन 20% ऑफ 80,000, क्योंकि कितना एक्स्ट्रा है 5 लाख से 5,80,000 से 80,000 ही तो एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो 80,000, तो वो हो जाता है 16,000। तो अब दोनों को ऐड कर देते हैं, जो इसका 12,500 एंड 16,000, तो जो टैक्सेबल लिमिट हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी, जितने पे टैक्स लगेगा वो हो जाएगा 28,500, मीन्स इतना ही टैक्स पे करना होगा उस पर्सन को। तो पहले कितना पे करना था उसको 52,500, अब उसको कितना पे करना है 28,500। तो आप देख सकते हैं कि कितना बेनिफिट मिला सेक्शन 80C की वजह से, और 24,000 का बेनिफिट मिल जाता है उस पर्सन को अगर वो इन्वेस्ट करता है अंडर सेक्शन 80C, इतना उसको डिडक्शन मिलता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने हर पॉइंट को ही कवर करने की कोशिश की कि इस स्कीम में कितना डिडक्शन है, क्या कंडीशन है, क्या लिमिट है, और एग्जाम्पल से भी मैंने आपको समझा दिया। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।